Hey everyone, so today's topic is mid oceanic ridge. मिड ओशियनिक रिज जो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे ओशन रिलीफ फीचर्स, ये उसका एक पार्ट है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे मेजर रिलीफ फीचर्स, आज है माइनर रिलीफ फीचर्स। तो मिड ओशियनिक रिज माइनर रिलीफ फीचर्स का एक पार्ट है, ओशन रिलीफ फीचर्स का एक पार्ट है। ठीक है। तो मिड ओशियनिक रिज का दूसरा नाम होता है सबमरीन रिज। ये अंडर वाटर माउंटेन रेंजेस होते हैं जो प्लेट टेक्टोनिक्स के जरिए फॉर्मेशन होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स हमारा तीन टाइप का हो सकता है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो जब हम लोग का डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जहाँ पे फॉर्मेशन होता है हम लोग अंडर सी या अंडर ओशन, वहाँ पे ये मिड ओशियनिक रिज फॉर्म होता है। तो ये दिखने में कैसे होता है, ये बहुत सारे चेन्स ऑफ माउंटेन्स होता है, ये अंडर सी में होता है और वो सब एक लार्ज डिफ्रेशन के द्वारा एक सेपरेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे ये एक फिगर है मिड ओशियनिक रिज का। तो फिगर में कुछ कुछ टर्म्स है, जैसे MORB, इसका फुल फॉर्म होता है मिड ओशियनिक रिज बेसॉल्ट। बेसॉल्ट क्यों? क्योंकि जब हम लोग एस्थेनोस्फीयर में या फिर वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो वहाँ पे बेसॉल्ट रॉक्स इरप्ट होता है। तो अब रेंज ऑफ पिक्स, जितना भी हम लोग मिड ओशियनिक रीज में जितने भी माउंटेन्स फॉर्म होते हैं उन लोग के हाइट करीब होते हैं 2500 मीटर, या फिर कुछ तो उससे भी बड़े होते हैं जो फिर ओशन सरफेस के तक भी आ जाते हैं। और जो ओशन सरफेस हम लोग को उसके ऊपर जो टिप दिखता है वो हम लोग आइलैंड्स के फॉर्म में देख सकते हैं। जो इसका लेंथ होता है 75,000 किलोमीटर हो सकता है। ये लार्जेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ द अर्थ है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि हिमालय बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये उन लोग से ही बड़ा होता है। अब ये रिजेस कैसे दिखते हैं, रिजेस कैसे हो सकते हैं? ये प्लेटू की तरह चौड़े हो सकते हैं या फिर जेंटल स्लोप हो सकते हैं या फिर स्टीप साइड नैरो हो सकते हैं। ठीक है। इनका फॉर्मेशन बेसिकली टेक्टोनिक ओरिजिन से होता है और ये बहुत बड़े एविडेंस है। मतलब जो प्लेट टेक्टोनिक्स हम लोग को जो थ्योरी दिया गया उसके बहुत बड़े ये प्रूफ है या एविडेंस है। ठीक है। कुछ एग्जांपल है मिड ओशियनिक रीज के। मिड अटलांटिक रीज, अटलांटिक ओशन में ईस्ट पैसिफिक राइज, ये पैसिफिक ओशन, पैसिफिक एंटार्क्टिक राइज, ये उसके एंटार्क्टिक और पैसिफिक के बीच में आते हैं। ठीक है। और ये लार्जेस्ट सिंगल टोपोग्राफिक फीचर, मतलब जैसे हम बोले थे इसका बहुत बड़ा एरिया होता है तो इसलिए मिड ओशनिक रीज में एक्चुअली बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, चेन्स ऑफ माउंटेन्स और या फिर कॉलोनीज ऑफ माउंटेन्स। ठीक है। कंपोज, ये जैसे हम बोले थे MORB, MORB यानी मिड ओशनिक रीज बेसॉल्ट। इसका जो कंपोजिशन होता है वो बेसॉल्ट होता है। ये मिड ओशनिक रीज का सबसे मेजर रोल ओशन में ये होता है कि वो न्यू ओशन क्रस्ट बनाता है। बार बार जैसे वोल्केनिक इरप्शंस हुआ और बार बार वो डिपॉजिट होते गया, माउंटेन्स के फॉर्म में बनते गया, तो न्यू क्रस्ट बनते जाता है। ठीक है। अब जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है मिड ओशनिक रीजस के। तो ये दो चीज़ों में डिवाइड होता है, एक्टिव स्प्रेडिंग रीजन या इनएक्टिव स्प्रेडिंग रीजन। तो तो जो एक्टिव स्प्रेडिंग रीजन होता है वो कंटिन्यूसली मतलब बनते जाता है। ठीक है। वो 100 किलोमीटर वाइड हो सकता है और 1 to 2 किलोमीटर मतलब हाई हो सकता है। जब अगर स्लोप्स हम लोग को जो मिड ओशनिक रिज बनता है उसका स्लोप्स अगर स्टीप हुआ तो उसको हम लोग रिजेस बोलते हैं। अगर स्लोप जेंटल हुआ तो उसको हम लोग राइजेस बोलते हैं, मिड ओशनिक राइजेस। ठीक है। तो इतना तो हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग रिजेस किसको बोलेंगे और राइजेस किसको बोलेंगे। जिसका भी स्लोप स्टीप होगा उसको रिजेस और जिसका स्लोप जेंटल होगा उसको राइजेस बोलेंगे। तो जो वैली बनता है हम लोग को रिजेस के बीच में, तो उस जो वैलीज सबको हम लोग क्या बोलते हैं, रिज वैलीज। और मेनली रिज वैलीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये जब फॉल्टिंग होता है तो हम लोग को जब दोनों प्लेट्स कोई एक नीचे चला जाता है कोई एक ऊपर चला जाता है तो उस टाइम में रिज वैलीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो मिड ओशनिक रिज होता है वो हम लोग को मिडिल ऑफ द ओशन बेसिन पे मिलता है। और हम लोग ये पता चल गया कि वो डाइवर्जेंट बाउंड्री में फॉर्म होता है। और जो कॉन्वेक्शन करंट जब रिलीज होता है वो गोल 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 एस्थेनोस्फीयर में जो घूमता है वो धीरे धीरे लावा को इरप्ट कराता है। वो वोल्केनिक इरप्शंस होता है जिससे कि दो प्लेट बाउंड्री जब एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसके बीच में जो जगह बचता है वहाँ से हम लोग का वोल्केनो या फिर लावा इरप्ट होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग ये फिगर में देख लेते हैं एक बार। जैसे एस्थेनोस्फीयर में कन्वेक्शन करेंट्स, सॉरी ये वाला फिगर में रुको और एक फिगर दिखाता हूँ।
यहाँ पे देखो, जैसे दो कन्वेक्शन करेंट्स घूम रहे हैं, तो ये धीरे 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 मैग्मा को ऊपर की तरफ भेजेंगे, ठीक है। और मैग्मा, और ऊपर में जहाँ पे लावा वोल्केनो हम लोग का इरप्ट करेगा, वहाँ पे मिड ओशनिक रिच फॉर्म्स होते आएंगे। जैसे यहाँ पे, एक सेकंड बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे लावा इरप्ट हुआ, तो यहाँ पे एक रीच बनेगा, फिर एक रीच बनेगा, फिर एक रीच बनेगा, एक रीच बनेगा, एक रीच बनेगा, एक रीच, ऐसे करके यहाँ पे चेन ऑफ रीजेस या फिर कॉलोनीज बन जाता है, ठीक है। हम लोग कहाँ थे? हम्म, हाँ, हम लोग यहाँ पे थे। जैसे हम लोग देखे थे कि मिड अटलांटिक रीज हम लोग का अटलांटिक ओशन में होता है, वैसे मिड इंडियन रीज हम लोग का इंडियन ओशन में भी है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? जहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन है, ठीक है, वहाँ से इंडियन ओशन तक एक्सटेंड करता है। साउथ अटलांटिक अफ्रीका के बगल में है, ठीक है। और जो ये जो हमारा रॉड्रिक्स आइलैंड है, ये एक स्मॉल वॉल्केनिक आइलैंड है जो कि इंडियन ओशन में है, ठीक है। ये ईस्ट ऑफ मॉरिशस में पाया जाता है, ठीक है। अब मिड ओशियनिक रीजन्स के दो ब्रांचेस हम लोग जान सकते हैं, जैसे एक होता है नॉर्थवर्ड, एक होता है साउथवर्ड। तो जो नॉर्थवर्ड वाला होता है वो गल्फ ऑफ एडन तक हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और जो साउथवर्ड में है वो मैकरी आइलैंड्स, जो कि पैसिफिक ओशन में है। ये जो हम लोग गल्फ ऑफ एडन है, ये हम लोग का यमन के नीचे और इथोपिया के ऊपर आ पाता है, ठीक है। तो जो, और ये जो हमारा गल्फ ऑफ एडन है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास में ही है। और जो कार्लसबर्ग रीज, ये मिड ओशनिक मिड इंडियन रीज एक तरह का बोल सकते हैं। ये अभी तक सिस्मिकली एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा अर्थक्वेक एपिसेंटर्स पाया जाता है। ये कहाँ पे? मेडागास्कर के अपर्स एरिया में लोकेटेड है, ठीक है। अब जैसे स्प्रेडिंग कैसे होता है? मिड ओशनिक रीज होता है, मिड ओशनिक रीज दो टाइप के स्प्रेडिंग हो, एक स्लो स्प्रेडिंग हो सकता है, एक तरह फास्ट स्प्रेडिंग हो सकता है। तो जो फास्ट स्प्रेडिंग होता है, वहाँ पे बहुत स्पीड में मैग्मा का ब्रेथ होता है, या फिर बहुत, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन बहुत रैपिडली हो सकता है, ठीक है। और जो हम लोग का स्लो स्प्रेडिंग होता है, जैसे मिड अटलांटिक रीज, वहाँ पे बहुत स्लोली, मतलब वॉल्केनिक फ्रिक्वेंट वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, या फिर उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कोल्ड चॉकलेट या फिर नॉगेट्स की तरह होता है, ठीक है। और जहाँ पे रैपिड स्प्रेडिंग होता है, उसके नीचे का एरिया बहुत गर्म होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर का जो क्रेस्ट होता है वो बहुत गर्म होता है, ठीक है। और जो हम लोग का जो स्लो स्प्रेडिंग वाला होता है, वो इनफॉर्म बाद में रीजेस बनता है और वैली ड्यू टू स्लोअर स्प्रेडिंग प्रोसेस। अब देखते हैं कुछ प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिड ओशनिक रिज। ये क्या करता है? न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्म करता है, जो अर्थ का अपर मेंटल होता है उसको मिला के अर्थ का अपर मेंटल ये और फॉर्म करता है, जिसको हम लोग लिथोस्फीयर भी बोल सकते हैं। बेसॉल्टिक लावाज जो फ्लोर के ऊपर एक्सपोज्ड होता है, क्योंकि इरप्शन होने के बाद बेसॉल्ट रॉक्स ज़्यादा मिलते हैं। ये एक टाइप का इग्नियस रॉक्स है। हीट फ्लोज एंड अर्थक्वेक, जैसे हीट फ्लो, जो हम बताए थे कि जितना रैपिड होगा जो वोल्केनिक इरप्शन, उतना ज़्यादा उसका क्रेस्ट और ज़्यादा गर्म होगा, हीट फ्लो और ज़्यादा होगा। तो अर्थक्वेक्स आर कॉमन अलोंग ऑफसाइड रीज एंड सेगमेंट्स। इसके और भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे डेप्थ कोरिलेशन एंड कूलिंग, ग्लोबल स्प्रेडिंग रेट्स एंड ओशन रिलीफ। अब देखते हैं इसका मेजर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है। जैसे हम लोग हर एक ओशंस में ये मिड ओशनिक रीज होता है, तो लोग हर एक ओशन में देखते हैं। जैसे आर्टिक ओशन में ये स्लो स्प्रेडिंग सेंटर होता है। जैसे यहाँ पे ज़्यादा स्पीड में वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं होते हैं, तो ये स्लो रेट वाला होता है। ये कहाँ पे है? हमारा जो यूरेशियन बेसिन है उसके नीचे साउथवर्ड साउथ आइसलैंड एक कंट्री है, जो कि ओशन स्प्रेडिंग सेंटर का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है, ठीक है। आर्टिक ओशन का हो गया। अब देखते हैं अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जहाँ पे ईस्ट लैटिट्यूड में वो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ ये फास्ट स्प्रेडिंग सेगमेंट्स है। यहाँ पे क्रेस्ट्स होते हैं फास्ट स्प्रेडिंग सेगमेंट्स, जबकि जो रिफ्टेड रिजेस होते हैं वो बहुत स्लोअर होते हैं। ये फॉल्टेड टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में हम लोग क्या पाते हैं? मिड इंडियन रीच। जैसे हम बोले थे कि उसके ऊपर हम लोग कार्लसबर्ग ब्रिज होता है, जो हम लोग का ईस्ट ऑफ मेडागास्कर में है, ठीक है। विच जॉइंस गल्फ ऑफ एडन टू द रेड सी, ठीक है। अब नेक्स्ट है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में कहाँ पे पाया जाता है? बिटवीन न्यूजीलैंड एंड अंटार्कटिका, टू विच एक्सटेंड्स टू गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया,
ठीक है, यहाँ पे कुछ स्प्रेडिंग सेंटर है, जैसे फिजी प्लेटू या फिर वुडलैक बेसिन या फिर स्कॉटिया सी। ठीक है, प्लेट्स ऑफ मिड ओशनिक रिज सेपरेट्स एट 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर पर ईयर। ये डिपेंड करता है। ठीक है, जो फास्ट स्प्रेडिंग रीजेस होते हैं वहाँ पे ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी होता है, और जो लो स्प्रेडिंग रीजेस होते हैं वहाँ पे कुछ रग टाइप का टेरेन बन जाता है, या फिर फ्रिक्वेंट वॉल्केनिक एरप्शन सब में होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पेलियोमैग्नेटिज्म। पेलियोमैग्नेटिज्म होता क्या है? पेलियोमैग्नेटिज्म जो स्टडी ऑफ एंशियंट मैग्नेटिक फील्ड्स होता है। आप लोगों को ये पता है कि हमारे जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल क्यों है, या फिर नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड और साउथ मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, या फिर अर्थ के अराउंड हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? ठीक है, तो इसका भी रीज़न जानते हैं। जब हम लोग जो एस्टेनोस्फेयर में हम लोग को जो कन्वेक्शन करंट्स मूव करते हैं, उसकी वजह से हम लोग का अर्थ में हम लोग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब वो कन्वेक्शन करंट जनरेट क्यों होता है? क्योंकि जो हम लोग को मैग्मा है या फिर मेंटल वाला एरिया है, वहाँ पे बहुत सारा मेटेलिक मिनरल्स हैं। तो वो मेटेलिक मिनरल्स जब लावा में हम लोग का मतलब पिघल जाते हैं, तो वो बहुत कभी जब ऊपर जाते हैं तो वो कूल हो जाता है, जब नीचे आता है तो वो गर्म हो जाता है। तो रैपिड मूवमेंट ऑफ सर्कुलेशन होता है कन्वेक्शन करेंट्स का। तो उसकी वजह से देखो यहाँ पे जैसे कन्वेक्शन करेंट्स घूमते रहते हैं, जैसे ये ऐसे 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 घूमते रहेंगे, और ये जब बाहर निकलेंगे तो उस टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है। तभी मैग्नेटिक फील्ड सब तरफ फैल जाता है, और हम लोग को इसी रीजन है कि हम लोग का अलग सा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और मैग्नेटिक साउथ पोल है। और ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को बनता क्यों है? जब हम लोग को मैग्मा में या फिर मेंटल में जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो पिघल जाते हैं, और जब हम लोग को पता होगा कि जब हम लोग कुछ भी चीज़ गर्म होता है तो वो ऊपर की तरफ मूव करना चाहता है, और जब वो ठंडा होता है तो वो नीचे की तरफ मूव कर जाता है। तो जब हम लोग का जो मेटेलिक मिनरल्स होता है वो बहुत गर्म होता है लेवा में, तो वो ऊपर की तरफ मूव करता है। फिर वो चाहता है कि हम नीचे आए, कि जब वो ठंडा हो जाता है, तो जब वो नीचे आता है तो ये रैपिड मूवमेंट ऑफ होता है, ये सर्कुलेशन मूवमेंट में हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोग का ये जनरेट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिजर्विंग डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी, ये अपना अपना डायरेक्शन ये खुद बनाता है, और इंटेंसिटी इसका जितना रैपिड होता है उतना हम लोग का स्ट्रॉन्ग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, ये फिगर तो आप समझ गए। ठीक है, अर्थ लिथोस्फीयर में जब सेमी फ्लूइड में मूव करता है एस्ट्रोनोस्फीयर में। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होता है? जब भी हम लोग का मिड ओशनिक रीजस होता है तो उसके बीच में जितना भी मतलब रीजस बनता है, राइजेस बनता है, तो वहाँ पे ना कहीं कहीं पे एक स्मॉल होल हो जाता है जिसमें हम लोग फिजर्स जनरेट होता है। जो फिजर्स ऑन द सी फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। वेंट्स मतलब क्या होता है? एक एयर पास। ठीक है, अब आप लोग को पता है कि जो मेंटल में होता है जहाँ पे ये रिजेस वगैरह बनता है वो तो बहुत गर्म रहता है। तो इस वहाँ पे जो वाटर रहता है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर वॉल्केनिक एक्टिव प्लेसेस के पास पाया जाता है, या फिर जहाँ पे स्प्रेडिंग सेंटर्स होता है, या फिर ओशन बेसिन या फिर हॉटस्पॉट्स, उस एरिया में ही पाया जाता है। जहाँ पे स्प्रेडिंग सेंटर मतलब जहाँ पे दो प्लेट्स डाइवर्ज हो रहे होंगे। ठीक है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये गीजर्स की तरह काम करता है, या फिर हॉट स्प्रिंग्स की तरह काम करता है। ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है क्यों? ड्यू टू हॉट मैग्मा। और जब सी वाटर जब मैग्मा के चलते गर्म हो जाता है तो वो कुछ जो भी मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं सी में, तो वो अपने आप में डिसॉल्व कर जाता है, और फिर वो ऊपर की तरफ मूव करना चाहता है। क्योंकि जब भी कुछ चीज़ हॉट होता है तो वो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करना चाहेगा। और जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वो फिर कूल वाटर के साथ मिक्स होगा। ठीक है, तो जो वेंट्स होता है वो फिर धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो जाता है इनटू मिनरल डिपॉजिट्स। एंड उसके चक्कर में हम लोग का जो बहुत सारे हाइड्रोथर्मल वेंट का स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जैसे 3 टाइप ऑफ हाइड्रोथर्मल वेंट्स के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जो कि ब्रॉडली किस बेसिस पे हम लोग डिवीजन कर सकते हैं, बेस्ड ऑन फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग मिनरल्स या फिर फ्लो लेवल्स। ठीक है, जैसे हम लोग 3 टाइप में बेसिकली हम लोग डिवाइड करते हैं, ब्लैक स्मोकर्स, वाइट स्मोकर्स या फिर स्नो ब्लोअर वेंट। तो जो हम लोग को ब्लैक स्मोकर्स क्या होता है, यहाँ पे ब्लैक कलर का जो स्मोक्स निकलता है उसको हम लोग ब्लैक स्मोकर्स बोलते हैं।
जो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट वाटर में निकलता है। इसका मतलब टेम्परेचर कितना हो सकता है, 300 to 400 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देखो डार्क प्लूम्स निकलते हैं। ये इसका जो कंपोजिशन होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सल्फर रिच कंटेंट होता है, और ये बहुत लंबे लंबे चिमनीज होते हैं, अराउंड 18 स्टोरेज बिल्डिंग की तरह उतने ऊंचे हो सकते हैं। वाइट स्मोकर्स ब्लैक स्मोकर्स के कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा कूलर होता है। ये 200 से 300 डिग्री तक होता है। ये उस ब्लैक स्मोकर से थोड़ा छोटा चिमनी होता है, इसका थोड़ा कम स्टोरेज में बनता है। ये वाइट कलर या फिर लाइट कलर में बनता है। इसमें कुछ कंपोजिशंस होता है जिसमें लाइक इट इज़ रिच इन बैरियम, कैल्शियम एंड सिलिकॉन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्नो ब्लोअर वेंट। स्नो ब्लोअर वेंट हम लोग का दूसरा नाम है डिफ्यूज़र वेंट या फिर सिप्स। तो ये फिगर है, जैसे देखो ब्लैक स्मोकर से ये बहुत स्पीड में मूव करता है, बहुत ऊंचा तक मूव करता है। वहीं वाइट स्मोकर से थोड़ा लाइट कलर का है। और जो देखो स्नो ब्लोअर वेंट, ये कुछ फिजर्स टाइप्स का निकल रहा है। ये इसको दूसरा नाम हो सकता है ये डिफ्यूज वेंट्स और सिप्स। ठीक है। देख सकते हैं ये स्नो ब्लोअर्स एक्चुअली ये ब्लैक स्मोकर्स और वाइट स्मोकर्स के से ज़्यादातर लो टेम्परेचर में होता है। ठीक है। ये कलरलेस टाइप का कुछ कॉलम्स रिलीज करता है, जो फिर फ्लफी पार्टिकल्स होते हैं या फिर बबल्स बबल्स टाइप के होते हैं। ठीक है। और जो भी इससे ज़्यादा और ज़्यादा ठंडा जो कूलर होगा वेंट्स या फिर वीकर फ्लोज होगा, उसको हम लोग सिप्स बोलते हैं। ठीक है। या फिर कोल्ड सिप्स बोलते हैं। ये एक यूनिक टोपोग्राफी है। ठीक है। और जो सिप्स से जो भी निकलते हैं वो ज़्यादातर कलरलेस होते हैं या फिर क्लियर वाटर होता है। इसका मैक्सिमम डिग्री होता है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और जो हम लोग जो सीप्स में जो फॉर्मेशन होता है रॉक्स का, कार्बोनेट रॉक्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिच रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिप्स, कॉलर रिप्स आप लोग सुने होंगे। ठीक है। ये उसी का फॉर्मेशन का है। ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बबल्स, जैसे हम बोले बबल्स फॉर्मेशन होता है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है बहुत ज़्यादा। और जो भी ऑर्गेनिजम्स हम लोग यहाँ पे पाते हैं उसको हम लोग एक्सट्रीमोफाइल्स बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसका इकोसिस्टम कैसा होता है। इकोसिस्टम जैसे हम लोग को पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, बहुत हाई प्रेशर रहता है। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड टॉक्सिक मिनरल्स एंड लैक ऑफ सनलाइट। ऑब्वियस है कि इतना नीचे मिड ओशियनिक रीच के पास हम लोग को सनलाइट नहीं पहुँच पाएगा। और जो टॉक्सिक मिनरल, जो हम लोग को मिनरल रिच जैसे बहुत सारा मिनरल्स मिल जाता है हम लोग को वाटर में, तो ये टॉक्सिक मिनरल्स उसमें कुछ कुछ होते हैं। इसमें डीप सी वेंट इकोसिस्टम में कुछ कुछ स्पीसीज होता है जहाँ पे जिन लोगों से मतलब वो लोग रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इतना इतना टॉक्सिक। जैसे इन डीप सी वेंट इकोसिस्टम सम स्पीसीज लिविंग अ थ्राइव्ड। कुछ कुछ जो लिविंग स्पीसीज है उन लोगों के लिए वो परेशानी बन चुका है। जैसे कि मिनरल रिच हाइड्रोथर्मल फ्लूइड है, वो एनर्जी जनरेट करता है, जिसमें केमोसिंथेसिस, जो केमोसिंथेसिस मतलब केमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें बैक्टीरिया और आर्किया एक टाइप का ऑर्गेनिजम्स है जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या फिर न्यूट्रिएंट्स टू दी वेंट्स। वेंट्स में जो स्पीसीज होते हैं उन लोग को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसके जिसके चलते उन लोग को सनलाइट का ज़रूरत नहीं पड़ता है और वो लोग वहाँ पे रह पाते हैं। कुछ कुछ एग्जांपल्स है इसका, रिफ्टिया फेलिफाइटा या फिर एवनीला पैमजेना। ठीक है। ये कुछ कुछ एग्जांपल्स है इसके। अब हाइपोथर्मोफाइल्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स बोल सकते हो, दैट ग्रो ओवर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस। ये जो हमारे हाइपर थर्मोफाइल्स होते हैं ये प्रोटीन कंटेंट करते हैं, जो जिसमें से इन प्रोटीन हमेशा डीएनए से, सॉरी डीएनए हमेशा प्रोटीन से ही बना हुआ होता है, जो कि इन माइक्रोब्स को हमेशा प्रोटेक्ट करता है ताकि ये अच्छे इतने हाई टेम्परेचर में आराम से रह सके। तो आज के लिए इतना ही हो गया। मेडोसेनिक रिज वगैरह सब हो गया, तो समझ में आ गई। एक टॉपिक माइनर लिली फीचर्स का हो गया। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।